वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, केस सुना जा रहा है, अज खुद नोटिस लिया है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शंस में ताख़ीर के हवाले से। आज जो सुबह समाअत होनी थी उसमें काफ़ी ताख़ीर हुई, फिर इवेंचुअली जब जजेस कोर्ट रूम में आए तो मालूम हुआ कि जो 9 रुकनी बेंच था वो अब टूट गया है। उसमें से जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने माजरत कर ली है बेंच में शामिल होने से, और अब सिर्फ उमर अता बंदियाल साहब जो चीफ जस्टिस है, जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मुजहिर जो है उन्होंने इस केस की समाअत की। अब ऑब्वियसली जब ये फैसला हुआ तो इसी हवाले से जो डिसेंटिंग नोट्स थे जजेस के वो भी सामने आ गए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने जो नोट में काफ़ी अहम सवाल उठाए। ऑब्वियसली कुछ का तो पहले ही अंदाज़ा था, उनके रिमार्क्स कोर्ट में जो थे उनसे ही समझ आ गया था। एक तो उन्होंने बहुत अहम बात की कि जो तहरीरी नोट था वो चीफ जस्टिस का फ़र्क था जो उन्होंने ओपन कोर्ट में दिया। फिर उन्होंने ये भी बात की कि क्या वज़ीर आला के पास ये हतमी इख्तियार है कि वो जो है असेंबली को तोड़ें, और क्या उनकी जो ये एडवाइस है इसको आईनी तौर पे क्या मुस्तरद किया जा सकता है, क्या असेंबली को बहाल किया जा सकता है, और क्या असेंबली को जो तोड़ा वो आईनी और जमहूरियत के जो आईनी असूल हैं उनको रोंद के तोड़ा गया। ये सवाल उन्होंने अपने डिसेंटिंग नोट में उठाए अमंग अदर्स। इसी तरह एक और जो सवाल उन्होंने भी उठाया और लग रहा है कि बाकी जजेस ने भी उसकी तरफ हवाला दिया है वो यही है कि क्या इज़ इट अ लिटिल अर्ली कि ये सुना जाए, कि अगर ये केस और कोर्ट्स में सुना जा रहा है तो क्या ज़रूरत थी कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त इसको सुने। जस्टिस याहिया आफरीदी ने भी इसी हवाले से बात की कि अगर ये एक अदालत में पहले ही इशू चल रहा है तो क्या इस पे अज़ खुद नोटिस लिया जा सकता है। ये जो इश्यूज थे ये भी उठाए गए, बट उसके बाद ऑब्वियसली समाअत भी हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था जब प्रोसीडिंग शुरू हुई कि 4 मेंबर्स ने खुद को बेंच से अलग किया है और अदालत जो अब बच गई है वो केस सुनेगी। आइन की तशरीह के लिए समाअत जारी रही। आज के दिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील थे अली ज़फ़र साहब, उन्होंने कहा कि 90 दिन से ज़्यादा ताख़ीर नहीं हो सकती, केस सुना जो है इलेक्शंस की तारीख़ आनी चाहिए, और 14 जनवरी से ये वक्त शुरू हो गया था पंजाब के लिए, जिसके ऊपर एक जज साहब ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन खुद ये तारीख दे सकता है। और ऑब्वियसली इस तरह की काफ़ी सवालात उठाए गए, बट फिर समाअत को जो है वो कल के लिए अब डिले कर दिया गया है। ट्यूसडे को अब ये जो बेंच है दोबारा बैठेगा और इसी इशू को उठाया जाएगा। इस सारे मामले पर अब बात करेंगे हम, बट अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करेंगे जो आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से, और इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब, माहिर कानून हैं, कॉलम नवीस हैं, बहुत गहरी नज़र ऑब्वियसली रखते हैं सुप्रीम कोर्ट और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो मामलात होते हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी जाफरी साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अब जब पहले दिन भी समाअत हुई तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि जिस किस्म की गुफ्तगू कोर्ट में हुई या जजेस ने जो रिमार्क्स पास किए कि एक बेंच में हम कह सकते हैं कि कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो सर आज जब ऑब्वियसली जज साहिबान कोर्ट में आए और एक 9 मेंबर बेंच जो था वो 5 मेंबर बेंच पीछे रह गया, तो कैन वी नाउ से कि अब मतलब कि अब तो जजेस छुपाने की भी सर कोशिश नहीं कर रहे कि बहुत एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है सारे मामले पर, ये जो आज खुद नोटिस लिया है। जी आरिफा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखें, जजेस के दरमियान जो दरारें थी वो काजी फायज ईसा साहब की रेफरेंस के अंदर ही खुल के वाजे हो गई थी। जो मकबूल बाकर साहब ने मेरी नज़र में उनको कम करने की कोशिश की थी, जो उन्होंने एक रिवर्स मेजॉरिटी, जब मेजॉरिटी उनके पास आ गई थी और उन्होंने डिसीजन दिया था, तो उन्होंने कोशिश की थी कि एक
एक सखी पोजीशन लें, वो किसी को पॉइंट आउट ना करें, बस उमूमी तौर पे जो तनकीद करना ज़रूरी थी ओरिजिनल फैसले की, उसको इन रिव्यू एड्रेस कर दें। लेकिन फिर उसके बाद जब मुनीब साहब का ऑर्डर आया, जिसने बकाया बचे हुए 4 जजेस का, जो कि अब डिसेंटिंग माइनॉरिटी में आ गए थे, हालांकि ओरिजिनल मेजॉरिटी में थे, तो वो काफ़ी एक हार्श तरीके से उन्होंने तमाम मामलात को और जुडिशल पोजीशंस को एड्रेस किया था। उसके बाद से हालांकि चंद अफराद रिटायर हो गए हैं, लेकिन हमने ये इस खलीज को पुर होते हुए नहीं देखा, मतलब हमने इस दरार को पुर होते हुए नहीं देखा। और ये अब एक बार फिर से आया इसलिए हो गई है, इसलिए कि मौका मिला है उसको आया होने को। देखें, डिसेंट तो खूबसूरती है किसी भी जुडिशल प्रोसेस की, और मतजाद राय होना मेरे ख्याल से स्ट्रेंथन्स अ जुडिशल पोजीशन, और डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन एंड व्यूज जो हैं, दे आर द हॉलमार्क एंड द बेडरॉक ऑफ टुमारोज डिसीजंस which inform the reason why they were taken today. तो बात महज इत्तेफाक पे ना होना या सेम पेज पे ना होना की नहीं है, ये प्रोसेस फीड हुआ है बाकायदा। तो उसका जो मंतकी अंजाम है वो ये है कि जब एक आखिरकार जो यूजुअल जजेस थे उसके अलावा बेंच बनी, तो फिर उसके बाद ये तमाम चीज़ें बहुत एक्सप्लोसिवली आया हुई। बिल्कुल ठीक जी। कुंवर दिलशाद साहब, सर ऑब्वियसली जाफरी साहब ने ओवरऑल मामला है जो उसका जिक्र किया, बट आप सर इलेक्शन कमीशन किस तरह देख रहा है इस सो मोटो नोटिस को? कुछ आप रोशनी इस चीज पे डाल सकते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली लाहौर हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, उस हवाले से भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब हाउ इज ईसीपी ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ दिस? देखा जी, जाफरी साहब ने बड़े टेक्निकल तरीके से और लॉ की बैकग्राउंड रखते हुए उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। लेकिन हम सादा लफ्ज में ये कहेंगे, आप ताकि आपके जो कारीन नाज़रीन जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, ताकि उन तक बात सही मैनर पहुंच जाए, वो ये है कि जब 9 रुकनी बेंच बनाया गया, उसकी बैकग्राउंड देखें आप, उसकी बैकग्राउंड का मुझे सब कुछ कुंवर साहब, इलेक्शन कमीशन अपने मसले पे इसको कैसे देख रहे हैं ना, आप बेंच पे मत बात करें प्लीज। मुझे बताइए इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के इशू को कैसे देख रहा है? लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आज खुद नोटिस है, इलेक्शन कमीशन इस वक्त क्या सोच रहा है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तो इख्तियार ही नहीं है। उन्होंने प्रेसिडेंट को भी लिखकर भेज दिया, लाहौर हाई कोर्ट को भी कहा है कि जनाब आइन के आर्टिकल 105 के तहत ये गवर्नर जो है उनकी सवाबदीदी इख्तियारात हैं 18वें अमेंडमेंट के बाद कि वो इलेक्शन की डेट मुकर्रर करें सूबाई इलेक्शन के हवाले से। अगर वफाकी कौमी असम्बली का मामला हो तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बैठ के मशवरा करें और डेट मुकर्रर करते हैं। वो हमारे सेक्शन 57 का, जिसका कि मोहतरम सदर पाकिस्तान ने भी जिक्र किया है। लेकिन वो भी है जब असम्बली डिजॉल्व हो जाए, 5 साल मुकम्मल हो जाए, असम्बली डिजॉल्व हो जाए, केयर गवर्नमेंट आ जाए, उस पर ये होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डेट फिक्स करता है। अब यहाँ तो उन्होंने जवाब दिया कि ना ये सूबाई असम्बली का मामला है, और सूबाई असम्बली के मामला में गवर्नर आर्टिकल 105 के तहत तारीख देने का बाकायदा मिजाज है, अथॉरिटी है वो। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो बता दें आइन और कानून में कहाँ लिखा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तारीख दे। आज मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि हमारे एक मोअज़्ज़ज़ वकील साहब है अली जफर साहब, उन्होंने कहा जी सेक्शन नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने जाफर साहब समझ जाएंगे इस पॉइंट को। उन्होंने कहा जी आर्टिकल 108 109 के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तारीख देने का मजाज है। जनाब वो अवामी नुमाइंदगी एक्ट 76 का सेक्शन 108 है और 109 है, जिसमें वो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तारीख मुकर्रर करता है। वो जब असम्बलियाँ डिजॉल्व हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कोई इसमें तारीख देने का मिजाज ही नहीं है। ये हमारे आइन में भी लिखा हुआ है और कानून में भी लिखा हुआ है। तो आप ये बताइए कि जब गवर्नर के पास इख्तियार हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियार ही नहीं है कि वो डेट मुकर्रर कर दे। तो बिला वजह लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनको कहा कि आप मुशावरत करें, उन्होंने मुशावरत की गवर्नर के साथ हाई कोर्ट हुक्म के मुताबिक। तो गवर्नर ने कहा जी मैं तो तारीख मुकर्रर नहीं करता, मैंने असेंबली डिजॉल्व नहीं की, ये तो खुद ब खुद डिजॉल्व हो गई। तो ये एक बड़ा अभाव पैदा हो गया है। अब हमारे ऑनरेबल जो बैठे 5 जज रुकनी वो कोई फैसला करें और गवर्नर को हुक्म जारी कर दें कि आप तारीख दे दें, तो फिर मुमकिन है कि तारीख देने का रास्ता खुल जाए। फिलहाल तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का तो कोई इस मामले में कानूनी तौर पर आईनी तौर पर कोई इख्तियार नहीं। अब बिल्कुल ठीक जी। जाफरी साहब, सर ऑब्वियसली 9 रुकनी बेंच से 5 रुकनी बेंच हो गया। हुकूमत की तरफ से बार बार ये बात हो रही है कि ये लार्जर बेंच होना चाहिए।
सर कितना आसान या मुश्किल आपको लगता है ये जो सारे वाकयात हुए हैं जब से ये अज़खुद नोटिस लिया हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के लिए अब इस इशू पर फैसला देना कितना आसान या मुश्किल होगा आने वाले दिनों में? देखें, ये एक 5 मिनट का फैसला है अगर टेक्निकलिटीज को अबूर कर लिया जाए। टेक्निकलिटीज इसलिए अबूर नहीं हो पाएंगी इस दफा शायद आसानी से, क्योंकि पिछली दफा जब आसानी से अबूर कर जा सकती थी तो मनपसंद बेंचेस बनाई गई और उसके अंदर विल ऑफ द कोर्ट जो है उसको शामिल नहीं किया गया और कोर्ट की डाइवर्सिटी ऑफ राय को इग्नोर किया गया। इसलिए इस दफा जो भी टेक्निकल इश्यूज थे जो याया अफरीदी साहब ने उठाए या अतर मिनल्ला साहब ने उठाए या मंसूर अली शाह साहब ने इशारा किया है या मंदो खलील साहब ने उठाए कि टेक्निकल इश्यूज इजीली आयरन आउट हो सकते थे। देखें, ये है एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला, इससे बड़ा वाजे सुओ मोटो आज तक पाकिस्तान में नहीं लिया गया। ये बनता है सुओ मोटो और इसका जवाब 5 मिनट का है कि आईनी तौर पे 90 दिन में इलेक्शंस होना जरूरी हैं। किसने कराने? इलेक्शन कमीशन ने कराने। तारीख का ऐलान अगर कोई अपनी आईनी जिम्मेदारी से सुबकदोश होते हुए नहीं कर रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब हाथ पे हाथ बांध के बैठ के PSL देखें। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन फिर भी 224(2) आइन के आर्टिकल 224(2) के तहत उसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट जिम्मेदारी है इलेक्शन कराने की, 90 दिन के अंदर कराने की जिम्मेदारी है, वो ये कराए। यही सारी बातें लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जनाब जस्टिस जवाद हसन साहब ने कह चुके हैं। उन्होंने ये नहीं कहा ECP को कि आप जाके कंसल्टेशन करें, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आपको डायरेक्शन देता हूं कि आप ऐलान करें डेट का इन कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का मतलब ये है आप पूछें, मौका दें गवर्नर को, गवर्नर अगर जवाब में अपनी तरफ से आइन की धज्जियां बिखेर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फिर हाथ पे हाथ बांध के बैठ जाएं और कहें कि जी अब हम अपील करेंगे फिर सोचेंगे। एक आला अदालत का हुक्म इन द फील्ड है जो आपको कहता है, आइन की तशरीह करके कहता है कि आइन का आप इस तरह मजाक नहीं बना सकते कि जब गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट अगर एक असेंबली डिसॉल्व हो गई तो आप उसका भी फायदा उठाएं, केयरटेकर गवर्नमेंट भी लगाएं, उसी आर्टिकल के आखिरी हिस्से को सुने, पहले हिस्से को सुने और बीच का हिस्सा जो आप पे फर्ज करता है कि इस टेम्पररी अमल को करते करते पहले डेट दें ECP के साथ मुशावरत के साथ, वो आप ना करें। ये कोई आइन का इतना बड़ा मसला या इबाम नहीं है, ये एक मजाक बना रहे हैं सब लोग मिलके आइन का, और उसकी वजह बहुत सिंपल है, अवाम के वोट से ये डरते हैं। अवाम को ये जिस तरह फेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो मनपसंद इनके पास डिजाइन्स नहीं है, और बदकिस्मती ये है कि 4.5 साल अवाम अगर फितरी तौर पे इमरान खान साहब को जवाब देती, वो जवाब इमरान खान साहब से लेके अपने कंधों पे वो बोझ रख लिया है इन लोगों ने, for reasons that are better known to everyone in the country, that had nothing to do with democracy. जी सर, अगर यहाँ मुझे आप इजाजत दें, कुंवर दिलशाद साहब, सर आपने सुना जाफरी साहब को, वो कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर बहुत साफ है, वाजे है, और अगर गवर्नर तारीख नहीं दे रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि ECP अपना काम ना करे और हाथ पे हाथ धरी बैठी रहे। तो जाफर साहब ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन जाफर साहब बात ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, आपने रहनुमाई की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन कुछ पाकिस्तान ये कह रहा है कि जनाब जितने भी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ 70 से लेकर 2013 तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट मुकर्रर की है, लेकिन 2018 में जब इलेक्शन हुए तो फिर इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहवी मशावरत से वो डेट मुकर्रर की 25 जुलाई। इससे पहले जितने भी इलेक्शन होते रहे सर, जब आपको बुलाया कंसल्टेशन, जब ECP को बुलाया कंसल्टेशन के लिए प्रेसिडेंट ने, तो ECP गई ही नहीं। ये भी तो देखे ना, ये सही बात तो नहीं है। प्रेसिडेंट साहब ने जो बुलाया था उन्होंने अपना कहा कि ना हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है, केस हाई कोर्ट में चल रहे हैं, इस्लामाबाद हाई, उसमें 3 हाई कोर्ट में 3 फॉर्मों पर केस चल रहा है, तो अभी ये मामला अदालतों में किया है, जब फैसला आएगा तो हम आपसे मशावरत कर लेंगे। लेकिन मशावरत किस बात पे करें? कहाँ लिखा है कि सूबाई असम्बली के बैठक में हम आपसे मशवरा करें? वो तो गवर्नर जाने और सूबाई गवर्नमेंट जाने, वो करता है। इसमें तो ये जवाब दिया उन्होंने, सदर साहब का फैसला को रुका, आपका फैसला जो गैर कानूनी गैर आईनी है, जो आपने हमें खत लिखा है, उस खत पर भी एतराज किया, आपको खत ही अंग्रेजी लिखनी आती कि हम हमारा भी एक आईनी इदारा है, आप हमारे डांट टिपट कर रहे हैं, हमें अंग्रेजी लिखनी आती है आपने, तो आप उन्होंने जवाब ठीक दिया, बड़ा शटअप कॉल दिए पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने कि भाई आपने जो हमें किस अंदाज से मुखातब हो रहे हैं, आप हमारा भी आईनी इदारा है, हमारे भी इख्तियार भाई हाई कोर्ट के पास है। तो ये सारी बातें खल्त मल्त हो गई, जिस पर सदर साहब भी खामोश हो गए। तो बार मामला ये है कि ये मामला हाई सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जो फुल बेंच, तो बदकिस्मती से बेंच टूट गया, वरना तो 9 रुकनी बेंच ने बड़ा अहम फैसला करना था। जैसे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने आर्टिकल 63(1) की डेफिनेशन दे दी, वोट कास्ट कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। हमेशा के लिए पार्टी के अंदर से फॉरवर्ड ब्लॉक बंद कर दिया, फ्लोर क्लासिंग बंद कर दी। इसी तरह मुमकिन है कि हमारा 9 रुकनी बेंच इतना अहम फैसला कर जाता, लेकिन 5 रुकनी बेंच के पास वो इख्तियारात नहीं होंगे जो 9 रुकनी बेंच के पास थे। ये तो ज़ाहिर है चैलेंज हो जाएगा, बिल्कुल ठीक सर, सारी की बात हो जाएगी।
लेकिन 9 रुकनी बेंच हाँ का जी बड़ा है फैसला। जी, बिल्कुल ठीक। जाफरी साहब, सर इन द लास्ट मिनट्स ऑफ द प्रोग्राम आप कुछ कहना चाहें सर? जी देखें, 14.5 करोड़ लोगों की हक़े राय दही का जहां सवाल हो, जो पामाल की जा रही हो, तो माजरत के साथ टेक्निकलिटीज के पीछे छुपने के बजाय आपको आइन के स्पिरिट पे, वो स्पिरिट जो कि सुप्रीम कोर्ट बार बार अयां कर चुका है, उस पर अमल करना होता है। और ये कोई इतना तकनीकी नुक्ता भी नहीं है। ये देखें, ये एक बदनीयत जहन की इख्तरा है जिसने ये निकाला है कि अच्छा ये तो अब असेंबलीज बाय डिफॉल्ट बन गई हैं। उस बदनीयत जहन को भी सुकून मिल जाना चाहिए था जब एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने है। ये फैसला वाज़े तौर पे तमाम सवाल का जवाब देता है। ये कोई मंतक ही नहीं है जो पेश की जा रही है। जब आप एक ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप होते कौन है एज अ गवर्नर? आप एक सेरेमोनियल अननेसेसरी एडिशन है टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। आप एक पोस्ट ऑफिस हैं। आप होते कौन है अपनी अकल लगाने वाले? आइन का कौन सा हिस्सा आपको इजाजत देता है? एक मजाज अथॉरिटी, एक इंडिपेंडेंट पोजीशन लिया हुआ है। आइन 224 सब आर्टिकल 2 कहता है अगर असेंबली डिसॉल्व हुई तो इलेक्शन शैल बी हेल्ड इन 90 डेज। अब इसको अंग्रेजी कर दें, उर्दू कर दें, आलिफ अलवी साहब से दंदान साजी की जबान में समझ लें, किसी डॉक्टर से समझ लें, किसी वकील से समझ लें, ये सब देखें। इस वक्त बहुत सारे अपॉर्चुनिस्ट हैं, बहुत सारे मौका परस्त हैं, बहुत सारे अना परस्त हैं, बहुत सारे बदनीयत हैं, लेकिन कानून जो कहता है वो बहुत वाजे है। इलेक्शंस होना जरूरी है। आप लोगों की, यू कैन नॉट यूसर्प द विल ऑफ द पीपल बाय ब्यूरोक्रेटीज एंड बाय दिस मलेज ऑन द बेसिस दैट शायद अगर हक़े राय दही दे दिया तो फिर से ये वो गलती कर देंगे जो 2018 में शायद नहीं करते अगर फैज नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ राजनपुर में बाई इलेक्शन हुआ। एक वील टॉक अबाउट दैट। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली का हल्का NA 193 राजनपुर में एक ज़िमनी इंतखाब हुआ। उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन लगारी ने जीत लिया। ये जो हल्का था ये इसलिए खाली हुआ क्योंकि इधर से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले कैंडिडेट थे जाफर लगारी साहब, उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद ये हल्का खाली हुआ और इलेक्शन हुआ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक जो रिजल्ट सामने आए हैं उसको एक वाज़े मार्जिन से जीता है। 90,000 के करीब वोट्स लिए। जो PTI के कैंडिडेट थे उनके सामने खड़े थे मुस्लिम लीग नवाज के अमार अहमद खान लगारी, ये वैस लगारी साहब के साहबजादे हैं। उन्होंने 55,000 के करीब वोट्स लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 20,000 और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है वो तकरीबन 4,000 उन्होंने वोट्स लिए। ये जो ऑब्वियसली इलेक्शन जब हो रहा था या पिछले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बार बार ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उनके ऊपर बहुत दबाव डाला जा रहा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से, मगर फिर भी बकौल उनके इस सब दबाव के बावजूद उन्होंने एक बरतरी से ये सीट जो है वो निकाली है। मगर दूसरी तरफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है वो अब ये कह रहे हैं कि ये सीट थी ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पिछली दफ़े भी जाफर लगारी साहब जो थे वो एक वाज़े मार्जिन से जीते थे, और 2018 के जब इलेक्शंस हुए तो यहाँ से तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कैंडिडेट भी नहीं था। तो उधर से 4 साल बाद न सिर्फ उन्होंने एक उम्मीदवार खड़ा किया और उस उम्मीदवार ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, और उनका ये इस पे मौक़िफ़ है। इस सारे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कुंवर फ़हीम साहब, नुमाइंदा डॉट राजनपुर। वेलकम टू द शो सर। जी कुंवर फ़हीम साहब, बताइएगा कितनी मतलब कि क्या सभी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोहसिन लगारी साहब ये सीट जीत जाएंगे? ये क्योंकि जाफर लगारी साहब की एक बहुत जिसको कहते हैं ना आबाई सीट थी, हमेशा वो यहाँ से जीतते रहे हैं चाहे वो जिस भी पार्टी के टिकट पे खड़े हों, और मोहसिन लगारी साहब ने भी अब इसको जीतना ही था क्योंकि जाफर लगारी की फैमिली भी उनको सपोर्ट कर रही थी। जी बिल्कुल, ये बेसिकली अगर इस सीट के हवाले से बात कर लूँ तो ये प्रॉपरली ये सीट रही है जाफर लगारी के पास, वो चाहे किसी भी पार्टी से आए। और इस इलाके का जो मैं आपको सिनेरियो बता दूं कि ये ट्राइबल एरिया इसके साथ अटैच होता है, और ये जो ट्राइब है जिसके अंदर मजारी, द्रीशक और लगारी और साथ फिर आगे जो है खोसा ट्राइब जो है,
یہ جو ٹرائب ہے اور آگے پھر بزدار ٹرائب ہو گیا تو یہ ٹرائبز کے ساتھ چلتے ہیں. تو لوگ یہاں پر جو ہے برادری سسٹم کے حوالے سے ووٹ کاسٹنگ کرتے ہیں. جہاں پر جعفر لغاری کامیاب ہوئے تھے، ان کی وفات کے بعد جب یہ سیٹ خالی ہوئی تو عمران خان کی جانب سے جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں ان کی جانب سے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا دیے گئے، مگر پھر وہ اچانک کاغذات ان کی جانب سے جو ہے اٹھا لیے گئے کیونکہ ان پر پابندی لگائی جانی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے. تو جو محسن لغاری تھے وہ ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ تھے، اور ان کی جگہ پہ عمران خان کی جگہ پہ جب انہوں نے اناؤنس کیا کہ محسن لغاری یہاں پر الیکشن لڑیں گے تو یہ ناپسندیدہ ترین کینڈیڈیٹ یہاں کے تھے، کیونکہ یہ اسی حلقے میں بطور ایم پی اے جو ہے یہاں پر الیکٹ ہوئے تھے، مگر اس دوران ان کے کام نہ ہونے کی وجہ یا کچھ بھی آپ کہہ لیں تو یہ بالکل ناپسندیدہ یہاں پر کینڈیڈیٹ سمجھے جا رہے تھے. مگر جو عوام ہے وہ اس نے جب جیسے ہی اب ریزلٹ آیا تو سرپرائز دے دیا، اور سرپرائز کی جو بیسک ریزن جہاں پہ ہے شہری علاقوں میں پی ٹی آئی نے خاص طور پہ کلین سویپ کیا ہے. اس کی وجہ جو خاص طور پہ یہاں ایجوکیٹڈ جو طبقہ ہے وہ شہری علاقوں میں ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں جو ہے وہاں پر برادری سسٹم کی بیس پر کیونکہ جعفر لغاری کی وفات ہوئی تھی تو ان کی وفات کا وہ لگا لیں تو ان کی بیوی نے، کیونکہ انہوں نے بھی عدت کے دوران انہوں نے ورک کیا، ان کی بیٹیوں نے ورک کیا، تو جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے ہمدردی بھی ان کے ساتھ تھی، اور ساتھ جو لوگوں کا ریاکشن تھا وہ فہیم صاحب یہ مہنگائی. بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بار بار یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ بہت دباؤ تھا، جو لوکل ایڈمنسٹریشن تھی، صوبائی حکومت تھی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کام کری تھی، کیا کوئی صداقت ہے ان الزامات میں؟ جی اس کے الزامات تو بہت اس حوالے سے لگائے جا رہے ہیں. کچھ حد تک ہمیں بھی کاروائیاں دیکھنے میں نظر آئی جس میں باقاعدہ جو ہے مقدمات کا اندراج ہے وہ بڑی تعداد میں اس دوران ہمیں دیکھنے میں نظر آیا. تو اس حد تک تو ہمیں نظر آیا. تاہم جب ڈیورنگ پولنگ وہاں پر ہمیں کوئی اس طرح کی جو ہے سچویشن ہمیں خاص طور پہ نظر نہیں آئی. جو پولنگ ہوئی ہے وہ بڑے شفاف انداز میں ہوئی، اور اگر اس حوالے سے ٹرن آؤٹ کی بات کر لیں تو یہ بڑا سرپرائزنگ ہے کہ ان دیہی علاقوں میں ضمنی الیکشن اور اس سیٹ پر 48% کے قریب جو ہے ٹرن آؤٹ رہا، اور یہاں پر جو ہے سب سے زیادہ ووٹ جو ہے جو ناپسندیدہ امیدوار سمجھے جا رہے تھے وہ جو ہے 90,000 انہوں نے ووٹ لیے ہیں. ساتھ ہی عمار اویس لغاری، بیسکلی یہ اویس لغاری صاحب کا یہ حلقہ نہیں تھا، یہ بھی وجہ ہے کیونکہ وہ مقامی ان کا جو اثر رسوخ ہے وہ کم تھا. یہاں پر سب سے زیادہ اثر رسوخ جو ہے وہ شیر علی گرچانی کا تھا، جس کی وجہ سے عمار کو اتنے 50,000 کے قریب ووٹ پڑے. ادروائز جو لغاری صاحب ہیں وہ ڈی جی خان بیسکلی ان کا حلقہ ہے، وہاں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں، لیکن یہاں سے جب پی ٹی آئی کو کوئی امیدوار نہیں، مسلم لیگ نون کو کوئی امیدوار نہیں ملا تو انہوں نے جو اپنا بیٹا ہے اس کو میدان میں اتارا. ساتھ ہی پی ٹی آئی نے عمران خان کے بعد جو ہے سردار صاحب کو جو ہے اس حوالے سے میدان میں اتارا، مگر یہ ایک عوامی رد عمل تھا. فہیم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو جعفر لغاری صاحب کی وفات کے بعد اویس لغاری صاحب اور ان کے بھائی ذرا کچھ خوش نہیں تھے کہ جعفر لغاری صاحب کی جگہ محسن لغاری صاحب کو ٹرائب کا سردار بھی بنایا گیا، کیا اس کی وجہ سے بھی کوئی الیکشن پہ فرق پڑا؟ کیونکہ ان کے خیال میں اس طرح کی بھی بہت سی رپورٹ سامنے آئی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ یہ محسن لغاری صاحب کو اس جگہ پہ نہیں آنا چاہیے تھا. جی یہ ایشو ہوا تھا کیونکہ جعفر لغاری بیسکلی ان کا کلیش جو سٹارٹ سے ہی ان کے مد مقابل پی ٹی آئی کے جو اب یہاں پر ایم این اے رہے ہیں سردار نصر اللہ درشک صاحب، ان کے ساتھ ان کی کبھی نہیں بنی. تو ان کی وجہ سے جب ان کے نیکسٹ جو ہے، کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا جعفر لغاری کا، تو ان کے بھتیجے کی جو رسم تھی جو سربراہ بنایا جا رہا تھا وہ نصر اللہ درشک کی جانب سے بنا دیا گیا ان کے بھتیجے کو. ٹھیک ہے، ادھر سے جو ہے محسن لغاری کی جو الگ سے ایک تقریب آپ یہ دیکھ لیں، کل خانیاں جو کل خانی کی تقریب تھی وہ 2 دفعہ ہوئی صرف اسی لیے کہ جو پگڑی ہے وہ کس کے سر پر جائے گی. تو مینا جعفر لغاری نے یہ سردار جو محسن لغاری ہیں ان کے اوپر اپنی پگڑی رکھی، جس کی وجہ سے ان کی جو پورا جو ووٹرز تھے وہ ان تمام کا جو رخ تھا وہ محسن لغاری کی جانب رہا. تو اور سب سے زیادہ ورک ہے چاہے پی ٹی آئی کی، نون لیگ کی جانب. جی
جی سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان، آپ نے کیونکہ ذکر کیا کہ جو شہری علاقے تھے وہاں پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹ آپ کو نظر آیا، پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی اتنا مطلب کہ کنسیڈرنگ کہ پچھلے جب 2018 میں الیکشن ہوئے تھے تو ان کے پاس یا امیدوار بھی نہیں تھا، ان کی پرفارمنس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ 55,000 ووٹ جو ہے وہ کافی اچھا ہے، اس میں سے کچھ بھی آپ نہیں کہیں گے کہ یہ جماعت کا ووٹ ہے، صرف گرچانی صاحب کا ہی کمال ہے کہ انہوں نے 55,000 ووٹ لے لیا؟ جی اتنا ووٹ تو کیونکہ یہاں پر گرچانی، یہ بیسیکلی گرچانی اور لغاری ٹرائب ایک ساتھ ہے، اس حلقے کے اندر دونوں ٹرائب آتے ہیں۔ رحیم صاحب یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو ایک مائننگ واقعہ ایک مائن میں بلوچستان میں واقعہ ہوا ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے بلوچستان کا، وہاں سے ایک افسوسناک واقعے کا جو گزشتہ روز ہوا۔ ضلع ہرنائی جو ہے وہاں ایک کوئلے کی کان کے قریب فائرنگ ہوئی، جس کی وجہ سے جو 4 کارکن تھے وہ بجا بحق ہو گئے۔ جو لیویز حکام کی طرف سے تفصیل سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ خوست کول مائن ایریا ہے، جہاں جو ایک ڈیرا تھا جہاں کارکن ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں رات کے وقت کسی نے گھس کر فائرنگ کی، جس کی وجہ سے یہ ہلاکتیں ہوئیں۔ کہا یہ جا رہا ہے جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کی طرف سے کہ 11 کانوں کو بھی آگ لگا دی گئی ہے۔ جو لاشیں ہیں اور زخمی ہیں ان کو خوست منتقل کر دیا گیا ہے۔ جو جاں بحق وہاں 4 کارکن تھے ان میں سے 2 کا تعلق سوات سے اور 2 کا قلعہ سیف اللہ سے بتایا جا رہا ہے۔ obviously چیف منسٹر کی طرف سے بھرپور مذمت کی گئی ہے اس واقعے میں، اور انہوں نے یہ بھی انسٹرکشنز دی ہیں کہ وہاں سیکیورٹی بہتر کی جائے اور جلد از جلد جو لوگ تھے جنہوں نے یہ حرکت کی ان کو پکڑا جائے۔ اور ایک اسی حوالے سے یا اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا واقعہ بھی ہوا ہے، وہ ہے کوہلو کے لیویز کی ایک جو گاڑی وہ ایک بارودی سرنگ سے ٹکرائی اور وہاں بھی 9 اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ان سارے واقعات پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں غالب نہاد صاحب، نمائندہ ہیں ڈان نیوز کوئٹہ۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ جی سر بتائیں کیا تفصیلات ہیں یہ جو کان کا واقعہ ہوا ہے، کون سی تفصیلات لیٹسٹ آپ کے پاس آئی ہیں اس حوالے سے؟ کچھ پتہ چلا ہے کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے بھی وقت کیا۔ میں آپ کو اگر بتاتا چلوں ہرنائی کے معاملے کی، تو یہ گزشتہ شب کا واقعہ ہے۔ رات گئے نامعلوم دہشت گردوں کی جانب سے افسوس میں واقع کوئلہ کان پر ڈیرا تھا، جہاں پر جو کوئلہ کان کے مزدور ہیں وہ اکثر آرام کیا کرتے ہیں، تو وہ اپنے کیمپوں میں آرام کر رہے تھے کہ اس دوران نامعلوم دہشت گردوں نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں لیویز حکام کے مطابق 4 کارکن جاں بحق جبکہ ایک جو ہے وہ زخمی ہوا۔ تاہم اس کے فوراً بعد جو نامعلوم دہشت گرد ہیں انہوں نے قریب کھڑی 6 گاڑیوں کو آگ لگانے کے ساتھ ساتھ مزید 11 کوئلہ کانوں کو بھی آگ لگانے کی کوشش کی، جو ناکام رہے۔ لیویز حکام کا یہ بھی بتانا ہے کہ واقعے کے فوراً بعد جب سیکیورٹی فورسز وہاں پہ پہنچی تو 4 جو کارکن تھے وہ تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے، جنہیں قریبی جو ہرنائی DHU ہسپتال ہے وہاں منتقل کیا گیا تھا، جن کی شناخت نوید کمال، شیر علی، رحمت اور نور خان کے نام سے ہوئی ہے، جن میں سے 2 کا تعلق سوات خیبر پختونخوا سے بتایا گیا ہے، جبکہ 2 کا تعلق مسلم باغ سے ہے، جبکہ ایک زخمی اس وقت بھی جو DHQ ہرنائی ہے وہاں پر زیر علاج ہے۔ علاقے میں جو ہے وہ فائرنگ کے واقعے نے ایک خوف و ہراس پھیلا دیا ہے اور جو کان کے مزدور تھے وہ کافی خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ سر یہ بتائیں مجھے کہ یہاں کیا کوئی پہلے سیکیورٹی کے انتظامات تھے یا بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح یہاں حملہ ہو سکتا ہے اور وہاں کوئی انتظامات کرنے کی ضرورت ہے؟ جی نہ صرف ہرنائی بلکہ جو کوئٹہ کے نواحی علاقوں میں بھی کوئلہ کان ہے، وہاں پر سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹیں تو قائم ہیں، لیکن یہ آپ کی نظر سے بھی پہلا واقعہ نہیں گزرا ہوگا کہ نامعلوم دہشت گردوں نے کوئلہ کانکنوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں، اور وہاں پر بھی سیکیورٹی موجود تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر دہشت گرد جو ہیں وہ فرار ہونے میں کامیاب رہے اور قیمتی جانوں کا ضیاع بھی اسی طرح ہوتا رہا۔ نہ صرف فائرنگ کے واقعے، جبکہ ہم نے گزشتہ سال دیکھا کہ کوئٹہ کی جو مختلف کوئلہ کانیں ہیں وہاں سے
नामालूम शरपसंदों ने जो है वो कोयला कारकुनों को वहाँ से अगवा किया और उसके बाद उनसे अगवा बराए तावान भी वसूल किया गया। तो ये हम कोई नया वाक़या नहीं देख रहे, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हम ये कह सकते हैं कि ये जो वाक़या है इसको हम लिंक कर सकते हैं जो और दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं बलूचिस्तान में, जैसे मैंने जिक्र किया बारखान में भी एक वाक़या हुआ है और इसी तरह कोहलू के अंदर भी लेवीज़ की गाड़ी जो है आईडी से टकराई, बारखान के अंदर भी धमाका हुआ, 5 लोग जाँ बहक हो गए। क्या ये मतलब कि एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं मुख्तलिफ? जी बिल्कुल, ये नया साल जो है वो दहशतगर्दी की एक नई लहर जो है वो मुल्क भर में लेके आया और बलूचिस्तान भी इसकी जद में इस वक्त आ चुका है। हमने देखा कि 2 रोज़ के दौरान ये 3 मुख्तलिफ वाक़यात बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में पेश आए हैं, जिनमें जो है वो कीमती जानों का ज़िया भी बड़े पैमाने पे हुआ है। तहम सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी की जा रही हैं, लेकिन दहशतगर्द इस साल जो हैं वो हमने देखा है कि ज़्यादा जो अपनी कार्रवाइयाँ उनमें कामयाब हो रहे हैं और ज़्यादा कीमती जानें जो हैं वो जा रही हैं। तहम ये कहा जा रहा है कि ये एक सिलसिला है और एक कड़ी है जो कलअदम तंजीमें हैं उनकी जानिब से एक मैसेज देने की भी शायद कोशिश की जा रही है। तहम कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा कि आया ये धमाके और जो वाक़यात हैं ये कोई एक कड़ी है या नहीं, क्योंकि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती तब तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज इतना ही, वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।